गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, दीपावली आने वाली है एंड दीपावली पे डेफिनेटली लोग पूजा करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे पटाखे भी फोड़ते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली एनसीआर के अंदर अक्सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, वो है एयर पोल्यूशन की। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इसके ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाया था क्रैकर्स के ऊपर, पर अब इस बार सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन फायरवर्क्स को यहाँ पे उसको सेल को अलाउ कर दिया है। बेसिकली आपके ऐसे पटाखे जिनसे इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, जो अपने आप में ग्रीन क्रैकर्स होते हैं, वो यहाँ पे अलाउड होंगे सेल के लिए। और यहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही केयरफुली चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करी है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, वही क्रैकर्स अलाउ होंगे जो अप्रूव होंगे नीरी के द्वारा। नीरी क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेसिकली सीएसआईआर के अंतर्गत आपको ये इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो पैसो, पीईएसओ, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये दरअसल में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आपको एक संस्था देखने को मिल जाएंगी। तो नीरी और पीसो जिसको अप्रूवल देंगे, केवल वही आपके फायर क्रैकर्स आपके अलाउड होंगे, बेसिकली जो ग्रीन फायर वर्क्स हैं। अब आप नोटिस कर पाओगे, अगर हम बात करते हैं ना 2018 से लेकर 2024 की, 2018 में कुछ ऐसा बैन वगैरह नहीं था, पर 2024 में आपका ब्लैंकेट बैन था। अगर हम दोनों सालों के एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल की बात करें, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं आया। इसका कारण पता क्या है? जब आप ब्लैंकेट बैन लगा देते हो ना चीज चीज पे ऊपर, तो वहां पर उसकी इलीगल तरह से वो सामान आने लग जाता है। तो लोग छुपके करते इस तरह से पटाखे चलाने लग जाते हैं, क्योंकि एक ब्लैंकेट बैन लग गया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बार चीजें बैलेंस करने की यहाँ पे कोशिश करी है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि ये जो एक रिलैक्सेशन हमने दी है ना, इसके माध्यम से हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये जो रेगुलेशन है, ये हमारे एयर पोल्यूशन के साथ को एग्जिस्ट कर सकता है उसको रोकने के एफर्ट्स के अंदर। और इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगले 10 दिन हम बहुत अच्छे से ट्रैक करेंगे, हर दिन कितना कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कितना इम्पैक्ट इस चीज़ का आ रहा है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आपके जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होंगे, वो कंटिन्यूसली इस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स को यहाँ पे मेजर करते रहेंगे और इस तरह से रिपोर्टिंग करते रहेंगे, ताकि पता लगता रहे कि कितना इम्पैक्ट आता है दरअसल में एक्चुअल में फायर वर्क्स की वजह से एयर पोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो दोस्तों, डेट है आज की 16 अक्टूबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि दिवाली और हमारे पीडब्ल्यू ओनली एस के 3 साल कंप्लीट होने के मौके पे आपको सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर अप टू 70% ऑफ देखने को मिल जाएगा। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जैसे हमारा जो 1 ईयर कोर्स है प्रहार और टाइटन, वो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी और टाइटन आपका इंग्लिश के अंदर। उस तरह से संकल्प और पिनिकल बैच आपको 2 ईयर वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं और आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा जो 3 ईयर कोर्स है प्रारंभ 2028, वो भी आपको बहुत अच्छे दाम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, सभी पर्टिकुलर कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 70% ऑफ देखने को मिलेगा। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है, वो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट है क्या। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आईएमएफ के द्वारा रिलीज करी जाती है और ये साल में 2 बार आती है, दैट इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हालांकि इनके इंटरिम अपडेट्स भी आते हैं, कि जैसे अक्टूबर वाले को अपडेट किया गया थोड़ा जनवरी के अंदर एंड अप्रैल वाले को अपडेट किया गया जुलाई के अंदर, बट वी डोंट नीड टू रिमेंबर दोस्त। आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज बाई एनुअल, साल में 2 बार आती है, एक बार अप्रैल के आसपास और दूसरी बार आपका अक्टूबर के आसपास। साथ ही साथ यहाँ पे लगभग 190 देशों के लिए कितना वहाँ पे इन्फ्लेशन है, कैसा आने वाले समय में ग्रोथ रहने वाला है, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, ये सारी बातें यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में बताई जाती हैं। फ्यूचर कैसा रहने जा रहा है उसको भी यहाँ पर ये एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर दोस्तों इस बार की इनकी रिपोर्ट की बात करें, तो इन्होंने आईएमएफ ने ये बताया है कि दुनिया 3.2% से ग्रो करेगी 2025 के अंदर, पर अगर हम बात करें 2026 में, तो वो 3.1% है। तो अगर हम बात करते हैं ना 2025 की, पहले इन्होंने अनुमान ये लगाया था कि लगभग जो दुनिया की ग्रोथ रहेगी वो 2.8 से 3% के बीच में रहेगी।
मतलब अप्रैल में 2.8% बोला था, जुलाई में 3% बोला, अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर। हालाँकि अगर हम बात करें इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की, तो इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। वहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि पहले ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी, अब ग्रोथ यहाँ पे कम एक्सपेक्टेड है 2025 के अंदर इन द इमर्जिंग मार्केट। तो इसका कारण यही है कि देखो भारत जैसे देश तो अच्छा कर रहे हैं, पर बाकी इमर्जिंग मार्केट की बात करें तो वहाँ पे ट्रेड की वजह से काफ़ी अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर उनका कैसा रहने जा रहा है। अगर आप स्पेसिफिकली भारत का पूछेंगे, तो भारत के लिए 2025-26 का फोरकास्ट ये है कि हम 6.6% से ग्रो करेंगे। इसका कारण यही है कि हमने पहले क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ दिखाया है, तो साल भर में अच्छा ग्रोथ आएगा हमारा, और 2026-27 में हमारा जो ग्रोथ रेट होगा, वो 6.2% आपको देखने को मिल जाएगा। भारत की इतनी ग्रोथ का कारण क्या है? एक तो पहला है कि हमारा जो कंज़म्पशन है ना, वो बहुत शानदार है। देखो, अगर किसी देश का डोमेस्टिक कंज़म्पशन अच्छा है, तो कहीं न कहीं ट्रेड के ऊपर उसका उतना ज़्यादा डिपेंडेंस ना होने की वजह से बहुत अनसर्टेनिटी उसके ऊपर नहीं आएगी। ठीक है ना? जैसे हम बात करते हैं ना, भारत की जीडीपी क्या है? C+I+G+NX। हमारा ये जो कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर है ना, यही अपने आप में मेजर कंट्रीब्यूटर है। रफली 60% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इसी का है। तो भारत का डोमेस्टिक डिमांड अभी बहुत शानदार चल रही है। तो अगर यूएस के से टैरिफ वगैरह लगते भी हैं, तो भारत पे इम्पैक्ट आएगा ज़रूर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है ना? एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो भारत के डोमेस्टिक फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट को एक यहाँ पे पुश मिला है, सो दैट इज़ व्हाई हमारी यहाँ पे ग्रोथ रेट फ्यूचर में अच्छी मानी जा रही है। अगर हम इसको वर्ल्ड बैंक के फोरकास्ट के साथ कंपेयर करें, तो वर्ल्ड बैंक ने भी इनफैक्ट साउथ एशिया का जो था, वो उसको अपडेट किया था, एंड इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो आपका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है, वो 6.5% इन्होंने यहाँ पे करी थी। अब ध्यान रखिएगा कि दुनिया में ना कुछ ग्लोबल ट्रेड हेडविंड्स हैं। देखो, आप लोग ये वर्ड समझते हो हेडविंड, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये प्लेन है आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज मान लो एरोप्लेन, एंड लेट्स से यहाँ इधर जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अगर सामने से आपकी बहुत तेजी से हवाएं चलेंगी, तो क्या होगा? तो सर, प्लेन को एक रुकावट आ रही है प्लेन के अंदर, है ना? इसको बोलते हैं हेडविंड। सिर की तरफ से हवा आनी, इससे रुकावट आती है। पर अगर मैं बात करूं लेट्स से कि पीछे से यहां से हवा आ रही है, अगर आपकी विंड मूव कर रही है, इसको बोलते हैं टेल विंड। टेल विंड पता क्या होंगी? ये आपके प्लेन को मदद करेंगी और तेजी से मूव करने के लिए। तो हेड विंड एक तरह से रोकती हैं, टेल विंड मदद करती हैं। तो एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रोके, उसको हम यहाँ पे हेडविंड बोल देंगे। जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे आपकी ग्रोथ को रुकावट आती है। आपका रिसेशन आ जाना दुनिया में, ये भी रुकावट है। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं हेडविंड, जो समस्याएं आप फेस करते हो। टेल विंड की बात करें, जो मदद करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया, अब उससे इन्फ्लेशन कम होगी, आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। कंज्यूमर डिमांड अच्छी है, वो भी एक टेल विंड आपकी मानी जाएगी। अगर सरकार की पॉलिसीज ऐसी हैं जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करती हैं, वो भी अपने आप में एक टेल विंड है। ठीक है ना? तो भारत के सामने डेफिनेटली हेडविंड जरूर है, पर भारत इनके साथ अच्छे से लड़ रहा है, एंड दैट इज वाई हमारी यहाँ पे फोरकास्ट जो है, वो काफ़ी अच्छी आती हुई देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज ऑपरेशन चक्रा 5। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सीबीआई के बारे में बताना चाहूंगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं ना सीबीआई की, तो सीबीआई भारत की प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आपका करप्शन और क्राइम हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कुछ क्राइम केसेस हो गया, उनको इन्वेस्टिगेट करती है। अब इसको जो बनाया गया था ना, वो संथनम कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर बनाया गया था। देखो प्लीज, इस बात को आप ध्यान से समझना, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे। देखो, हुआ क्या था, 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रेजोल्यूशन के द्वारा इसको बनाया गया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी। अब देखो, सीबीआई को जो पावर मिलती है ना, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से पावर मिलती है। अब ध्यान देखो, मेरा वर्ड क्या है, इस एक्ट से उसको पावर मिलती है, इस एक्ट से वो एस्टेब्लिश नहीं हुई। सो दैट इज वाई हम सीबीआई को स्टेचुटरी बॉडी नहीं बोल सकते। उसकी इन्वेस्टिगेशन पावर बस डीएसपीई एक्ट से आ रही है, पर देयर इज नो स्पेसिफिक एक्ट जिसके माध्यम से सीबीआई का क्रिएशन हुआ। तो सीबीआई के रेजोल्यूशन से बनी हुई बॉडी है, तो आप इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी ही बोलेंगे, इसको आप स्टेचुटरी बॉडी नहीं बोल सकते। तो प्लीज ध्यान में रखना, इट इज नॉट अ स्टेचुटरी बॉडी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आपका आज के समय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पे ये
काम करता है और ये एक अपने आप में मल्टी डिसिप्लिनरी एजेंसी है जो अलग अलग तरह के क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है। बाकी जो इंटरपोल है ना, जो इंटरनेशनल पुलिस है, तो कोऑर्डिनेशन उसका भारत की तरफ से किसके साथ होता है? तो भारत की तरफ से जो सीबीआई है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया। सीबीआई के ऊपर दोस्तों समय समय के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टेट्स ने जो अपना जनरल कंसेंट दिया था कि सीबीआई बिना परमिशन के वहां पे उस स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उस जनरल कंसेंट को यहाँ पे सीबीआई से हटा दिया गया है। कई बार क्वेश्चन मार्क उठे हैं कि सीबीआई एक तरह से केज्ड पैरेट है। ठीक है, 2013 के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि कितना ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ चुका है सीबीआई के ऊपर। तो ये कुछ केसेस हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एनीवेज, ये जो बात मैं कर रहा था, सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्र 5 के अंतर्गत यहाँ पे सर्च कंडक्ट की गई है। सर्च मतलब कुछ रेड्स वगैरह यहाँ पे कंडक्ट करी गई हैं। दरअसल में ना, अगर हम बात करें, सीबीआई ने बहुत सारे ऑपरेशन कंडक्ट किए, जैसे चक्र 1, चक्र 2, चक्र 3, चक्र 4। ये जो अलग अलग चक्र 1, 2, 3, 4 थे ना, इनका मोस्टली फोकस था आपके ओटीपी फ्रॉड्स के लेके, लोन ऐप स्कैम्स के लेके, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो गया, लोगों से ऐसे पैसे हथिया लिए जाते थे। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे होते हैं ना, कुछ साइबर क्राइम्स हो गया। तो जब सीबीआई को इनके बारे में जानकारी मिलती थी तो वहां पर फिर वो सर्च वगैरह कंडक्ट करते थे। सिम का मिसयूज हो गया, कोई टेलीकॉम का मिसयूज हो गया, ये सारी चीजें करी जा रही थी। अब ऑपरेशन चक्र 5 के अंतर्गत क्या किया गया है, यहाँ पर ट्रांसनेशनल क्राइम्स के अगेंस्ट यहाँ पे फाइट करने की कोशिश है। बेसिकली ना, इनफैक्ट इसमें मैं पढ़ रहा था, इसमें डिजिटल अरेस्ट की भी बात होती है। डिजिटल अरेस्ट आप जानते हो कि कई बार आपको ना कॉल आ जाता है, आपको कॉल पे बोला जाता है कि हम पुलिस से बात कर रहे हैं एंड आपका एक बैग मिला है, उस बैग के अंदर बहुत सारी ड्रग्स हैं, तो आप एक बार वीडियो कॉल पे आ जाइए, हमें कुछ आपसे डिस्कशन करना है। फिर वीडियो कॉल पे उस बंदे को ले लिया जाता है और ऐसा लगता है कि सामने पुलिस ही बैठी हुई है, एक्चुअल में पुलिस थाने के अंदर वो बैठे हुए हैं। एंड उस तरह से वो उस बंदे को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करना है तुम्हें, तो डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं उसको। हालांकि दुनिया में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है इंडिया के अंदर, पर वो ऐसा प्रटेंड करते हैं और लोग भी बेचारे डर जाते हैं एंड वो फिर लाखों लाखों रुपया इनको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो ये जो इस तरह से लोग कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट वगैरह कर रहे हैं, सिम का मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है, साइबर फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 यहाँ पे लॉन्च किया था एंड उसके माध्यम से यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, चक्र 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी फेज हो, ये सीबीआई के द्वारा ही यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज गूगल एआई हब। दोस्तों, गूगल ने एक बहुत बड़ी यहाँ पे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जा रहा है, $15 बिलियन की। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी? विशाखापट्टनम। दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने ना बहुत अच्छी पॉलिसीज लेकर आया है आईटी सेक्टर के लिए, और इसी वजह से हमें आंध्र प्रदेश एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन रहा है कि किस तरह अगर सरकार की पॉलिसीज अच्छी हो ना, तो उस केस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। एंड दैट इज हाउ एक पर्टिकुलर सिटी या एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो एक हब बन सकता है। अब उसी तरह से आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है उसको यहाँ पे हब बनाने की कोशिश है एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में गूगल ने $15 बिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे प्रॉमिस किया है। अब एक इवेंट हो रहा था दिल्ली में, भारत एआई शक्ति, उस समय यहाँ पे गूगल ने इस चीज को अनाउंस किया। अब ध्यान में रखिएगा, ये गूगल का पहला एआई हब होगा भारत के अंदर, और ऐसा गूगल सिर्फ भारत में नहीं, ऐसी चीजें वो 12 कंट्रीज में कर रहा है, पर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो गूगल की होगी, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो भारत के अंदर ही होगी। ठीक है, तो अगले 5 साल के अंदर $15 बिलियन यानी कि रफली 80,000 करोड़ रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा गूगल के द्वारा। इसमें आपका कंप्यूटिंग कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे इस हब में होगा गीगावाट स्केल कंप्यूट कैपेसिटी। उसके अलावा अगर हम बात करें, डेटा सेंटर कैंपस होगा यहाँ पे, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा अंडर सी जो केबल होती हैं वो भी यहाँ पे बिछाई जाएंगी ताकि भारत को दुनिया के साथ यहाँ पे ग्लोबली कनेक्ट किया जा पाए। तो ये सारा काम गूगल करने जा रहा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इससे हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा पुश मिलेगा। फ्यूचर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही बिलोंग करता है, तो गूगल का ये कदम उसको बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा। फ्यूचर के अंदर भारत के अंदर भी इससे नौकरियां जनरेट होंगी डेफिनेटली। 5,000 से 6,000 तो डायरेक्ट नौकरियां होंगी एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20,000 से 30,000 यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे जनरेट होंगी एंड लगभग 10,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा यहाँ पे इससे आंध्र प्रदेश को। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे काम किया जा रहा है इस तरह से आईटी सेक्टर की पॉलिसीज के रिगार्डिंग। साथ में ही इस कैंपस में आपका क्लीन एनर्जी का ध्यान रखा जाएगा। कनेक्शन जैसे मैंने आपको बताया सब सी केबल्स के माध्यम से होगा एंड उससे ग्लोबल कनेक्टिविटी आ पाएगी। एंड सिमिलरली इससे आंध्र प्रदेश को भी एक एआई और टेक्नोलॉजी हब के अंदर हम यहाँ पे
पोजीशन कर पाएंगे एंड जो विकसित भारत का सपना है हमारा, हम उसको भी अचीव कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस गूगल एआई हब के बारे में। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इंडिया इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं ना यूएनएचआरसी की, तो ये 2006 में स्टैब्लिश हुई थी। इसको स्टैब्लिश किया गया था यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के द्वारा। पहले हमारे पास होता था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया। एंड इसका काम पता क्या है, जैसे नाम में लिखा ही हुआ है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन जहां जहां दुनिया भर में हो रहे हैं उनको एड्रेस करना, लोगों के ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, ये इसकी यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाती है। एंड ये बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी देता है। ये इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब आपको ध्यान पता क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि सारे देश इस यूएनएचआरसी का मेंबर नहीं होते। दरअसल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं ना, वो वोटिंग करते हैं। वोटिंग करके वो टोटल 47 देशों को यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट करते हैं। अब इसमें 47 में आप नोटिस कर पाओगे 3-3 साल की टर्म होती है, 47 देशों को जो टर्म मिलती है। एंड इसमें रीजन का ध्यान रखा जाता है, मतलब पूरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसीलिए 13 सीट्स अफ्रीकन स्टेट्स के लिए रिजर्व्ड है, 13 सीट्स एशिया पैसिफिक के लिए, 8 सीट्स जो है वो लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स के लिए, 7 सीट्स आपकी वेस्टर्न यूरोप एंड बाकी स्टेट्स के लिए, एंड 6 सीट्स आपकी ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के लिए है। इस तरह से टोटल 47 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसका पार्ट बनती हैं। मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है डायरेक्ट और सीक्रेट बैलेट के माध्यम से, ठीक है। एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि 3 साल की एक टर्म होती है, और एक जो कंट्री होती है ना, वो लगातार 2 कंसेक्टिव टर्म्स ले सकती है। उसके बाद लगातार तीसरी टर्म लेने चाहे तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ यूएनएचआरसी। तो इसका काम क्या होता है, देखो जैसा आपको बताया ही है कि एक तो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड देखना अलग अलग देशों के, हर 4 साल के बाद इस तरह से वो स्टडी करती है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। इसके अलावा आपके इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह जारी करना, रेजोल्यूशन देना, रिकमेंडेशन देना कि और कैसे बेहतर किए जा सकती हैं चीज़ें। प्लस एट द सेम टाइम जो काउंसिल का थिंक टैंक है, उसकी तरह यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी यहाँ पे काम करती है, ताकि इश्यूज के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस हमारे सामने आ पाए। फिर अगर मान लो एक्चुअल में किसी जगह ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, तो उनको देखना क्या हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, तो फैक्ट फाइंडिंग मिशन, क्या वाकई में हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो सारा काम ये देखते हैं। अब इसमें ना एक ब्यूरो भी है, यानी कि बेसिकली 47 मेंबर्स तो हैं, पर उनमें एक प्रेसिडेंट भी होगा एंड 4 वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे। तो इस तरह से ब्यूरो के अंदर ये 5 देश आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस तरह से रोटेट करते रहते हैं। अब इसमें आप नोटिस करो ना, 5 रीजन है ना यहाँ पे, तो इन्हीं 5 रीजन में से एक रीजन को प्रेसिडेंटशिप मिलेगी और बाकी 4 रीजन्स को यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंटशिप मिलेगी। एंड इस तरह से ये रोटेट होती रहती है प्रेसिडेंटशिप भी। तो हर पर्टिकुलर मेंबर जो है ब्यूरो का, क्योंकि 5 लोग हैं ना, तो हर किसी को 1-1 साल का यहाँ पे आपको सर्व करने का टेन्योर का टाइम मिलता है। तो इंडिया इस बार फिर से इलेक्ट हो चुका है। तो भारत ये लगातार, नॉट लगातार नहीं, भारत 7वीं बार इस तरह से यहाँ पे इसमें इलेक्ट हुआ है 2026 से लेकर 2028 की टर्म के लिए। तो भारत अनअपोज्ड, बिना किसी ऑपोजिशन के यहाँ पे इलेक्ट हुआ है इन द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेडागास्कर के पॉलिटिकल क्राइसिस को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है मेडागास्कर का। दोस्तों, अभी हम लोगों ने नोटिस किया कि नेपाल के अंदर किस तरह से बहुत बड़ा एक जेनजीज ने एक प्रोटेस्ट को लीड किया। अब उसी तरह से मेडागास्कर के अंदर भी जेनजीज ने एक प्रोटेस्ट को यहाँ पे लीड किया है। देखो इन दी एंड ना दिक्कत पता क्या होती है, आप कोई भी प्रोटेस्ट उठा के देख लो, कहीं ना कहीं कारण आपको सेम देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ बहुत बड़े स्तर के ऊपर करप्शन हो रहा था, प्लस गवर्नेंस की बहुत बड़े लेवल के ऊपर कमी थी, सरकार बिल्कुल फेल कर चुकी थी, गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों तक बेसिक सर्विसेज, आपके इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका फूड हो गया, पानी का क्राइसिस आ गया, ये सारी समस्याएं बहुत सारी सिटीज़ के अंदर हमें देखने को मिल रही थी। मोटा मोटा देखो कारण वही है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बाकी लोग जो जनता है, आम जनता गरीबी में बैठी हुई है। तो जब ऐसा होता है ना, तो लोग उठ खड़े होते हैं। एंड इस बार यहाँ पे जेंजीज उठ खड़े हुए हैं, मेजरली मेजरली लोग बाकी भी हैं, पर मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है जो इसमें पार्टिसिपेट करी इस प्रोटेस्ट के अंदर, वो जेंजीज ही आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में आप नोटिस कर पाओगे कि लोगों ने जब इस तरह से सामने आए, तो इनफैक्ट अगर हम बात करें तो वहाँ के प्रेसिडेंट के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे लॉ मेकर्स ने उनको इम्पीच कर दिया और वो अपना देश छोड़ के यहाँ पे भाग गए। जब देश छोड़ के भागे, तो वहाँ की जो मिलिट्री जिसको लीड कर रहे थे कर्नल माइकल रेंट्रियानिया, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया,
वो यहाँ पे ट्रांजिशन बेसिस के ऊपर यहाँ पे उन्होंने कंट्री को लीड करना स्टार्ट कर दिया एंड उन्होंने यहाँ पे कुछ की इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खत्म कर दिए, उनको सस्पेंड कर दिया। हालांकि नेशनल असेंबली जो है ना वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करो, मेडागास्कर में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम करता है, यानी कि एक प्रेसिडेंट होंगे जो कि हेड ऑफ स्टेट होंगे, पर उसके अलावा दो हाउसेज होंगे। जैसे भारत में होता है ना लोकसभा राज्यसभा, तो वहां पे लोकसभा होता है नेशनल असेंबली और राज्यसभा होता है सीनेट। तो इस तरह से ये काम करता है। तो इन्होंने नेशनल असेंबली को तो रखा, बाकी सबको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। अब अंडरस्टैंड करेंगे, प्रोटेस्ट आज से नहीं, ये प्रोटेस्ट दरअसल में 25 सितंबर को स्टार्ट हो गए थे एंड यहाँ पे ना जेनजीज ने बड़े ही शानदार तरीके से इसको लीड किया। एक ना इन्होंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया, वन पीस सिंबल्स का। बेसिकली ये जो वन पीस स्कल एंड क्रॉस बोन बैनर है ना, ये एक तरह से रेजिस्टेंस का सिंबल है। बेसिकली काले झंडे और बैनर लेके सामने आए। ये जो वन पीस स्कल एंड क्रॉस बोन बैनर है ना, ये दरअसल में पायरेट्स को बिलोंग करता है। अब आप लोग जानते होंगे कि जो पायरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तरह से खजाने की खोज में जाते हैं। अब खजाना यहाँ पे जेंजीज को लिए और कुछ नहीं, वो है जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले जिंदगी में आगे बढ़ने का, करप्शन रुके, यही उनके लिए एक खजाना है। प्लस एट द सेम टाइम जो पायरेट्स होते हैं ना, वो एक तरह से लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं, करप्शन के अगेंस्ट, ऑपरेशन के अगेंस्ट। उस समय जो राजा महाराजे हुआ करते थे, जो अपने लोगों पे ऑपरेशन करते थे या पायरेट्स के ऊपर ऑपरेशन करते थे, उनके अगेंस्ट लड़ना वॉज देयर फंक्शन। ठीक है, वो जाते तो थे ही ऑब्वियसली, बट वो यहाँ पे पायरेट्स, करप्शन और राजाओं के अगेंस्ट लड़ते थे जो खराब राजा होते थे। तो यहाँ पर भी जेनजीज ने क्या किया है, यहाँ पर भी जेनजीज ने जो करप्ट पॉलिटिकल लोग हैं ना, उनके अगेंस्ट यहाँ पे एक तरह से जंग छेड़ी है। ऐसा यहाँ पे इन्होंने ये बैनर्स लगा के यहाँ पे दर्शाया। तो अभी आने वाले दिनों में क्या होगा कि एक मिलिट्री लेड कमेटी यहाँ पे फॉर्म होगी, वो गवर्न करेगी विद द ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक इस तरह से एक टेम्परेरी बेसिस के ऊपर यहाँ पे मिलिट्री लेड कमेटी गवर्न करेगी एंड इस तरह से ये पूरा का पूरा काम यहाँ पे चलेगा। अब देखो मेडागास्कर के बारे में ना थोड़ा लोकेशन पर्सपेक्टिव से भी आप चीजें जान सकते हो, अपने आप में बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाती है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे, ये है आपका मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, इधर आपको सदर्न अफ्रीका की कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी एंड इस साइड आपको यहाँ पे मेडागास्कर आपको देखने को मिल जाता है। इंडियन ओशन के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों ये एक आइलैंड देश है एंड अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा आइलैंड देश है। इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो आइलैंड नेशन है वो आपका मेडागास्कर ही है। ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है रफली 3 करोड़ के आसपास है और ज्यादातर जो लोग हैं ना वो 20 साल से कम उम्र के हैं, मीडियन एज इनकी अंडर 20 है। मतलब जेनजी भरे पड़े हैं यहाँ पे मेडागास्कर के अंदर। अब दिक्कत देखो क्या है, इकोनॉमी में बहुत दिक्कतें आई हैं मेडागास्कर में। जीडीपी पर कैपिटा कम हुई है 45% बिटवीन 1960 एंड 2020। तो भाई हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी मेडागास्कर में एंड इस वजह से यहाँ पे जेनजीज ने आगे आके यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है एंड इस तरह से तख्ता पलट यहाँ पे हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे मेडागास्कर में आपको नेशनल पार्क दैट इज इसालो, मोसवाला, ठीक है, ये आपके कुछ फेमस नेशनल पार्क्स हैं जहां पर बहुत सारी आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसमें इंडेमिक लेमूर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बातें आपको मेडागास्कर के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे सामने वो है माउंट लेवोटॉबी के बारे में। देखो यहाँ पे आप जरा आएंगे इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में ना यहाँ पे आपको माउंट लेवोटॉबी लाकी लाकी देखने को मिलेगा। ये देखो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। एक है माउंट लेवोटॉबी लाकी लाकी और दूसरा है माउंट लेवोटॉबी पेरम्पुआन। बेसिकली यहाँ पे ना दो पीक्स हैं, आप दो पीक्स कह सकते हो, दो वॉल्केनो आप कह लीजिए। दो वॉल्केनो है, एक वॉल्केनो को बोला गया लाकी लाकी दैट इज मेल के ऊपर, एक को बोला गया है प्रेम्पुअन यानी कि वुमेन। दो ऐसे जैसे ना आपके दो वॉल्केनोज होते हैं तो उनको जोड़े में है, मतलब इकट्ठे हैं, तो इसलिए इनको एक को लड़का एक को लड़की नाम दे दिया गया। तो उसको यहाँ पे लाकी लाकी और पेरेम्पुअन बोलता है। तो ये जो अभी इरप्ट हुआ है वो लाकी लाकी इरप्ट हुआ है। एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करिएगा, जो लेवोटाबी लाकी लाकी है ना, जो मेल वाला है बेसिकली, वो एक 400 मीटर वाइड समिट क्रेटर, क्रेटर मतलब गड्ढा होता है, तो यहाँ पे है और ये काफी बार यहाँ पे आपका इरप्ट होता रहता है। और ये 19वीं 20वीं सेंचुरी में काफी बार इरप्ट हुआ, अब भी इरप्ट करता है। पर अगर हम बात करें लेवोटाबी पेरम्पुआन जो कि फीमेल है, तो वो 700 मीटर का वाइड गड्ढा है एंड ये केवल एक बार ही इरप्ट हुआ है, सॉरी केवल 2 बार ही इरप्ट हुआ है हिस्टोरिकल टाइम्स के अंदर। तो बहुत कम इरप्शन देखने को मिलती है पेरम्पुआन के अंदर। अभी जो इरप्ट हुआ है वो कौन सा है, लेवोटाबी लाकी लाकी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इंडोनेशिया के जो ईस्ट नूसा तेंगारा प्रोविंस है उस पे यहाँ पे है एंड ऑन द फ्लोर्स आइलैंड। ठीक है, और आपको पता ही होगा
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर आपको बहुत फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज देखने को मिल जाते हैं। ये पूरा पैसिफिक ओशन के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स अपने साथ में टकराती हैं एंड इस वजह से इतने सारे आपको यहाँ पे वॉल्केनोज देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो अभी रिसेंट एक्टिविटी हुई, तो 2 बार यहाँ पे इरप्ट हुआ कुछ घंटों के अंदर ही, एंड जिस वजह से पास्ट में भी ये इरप्ट हुआ था, तब भी बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ आपको देखने को मिली थी। तो ये माउंट लेबोटाबी की लोकेशन आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, एक था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों इसको अवार्ड किया जाता है या दिया जाता है बाय फी, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, डेनमार्क के द्वारा। तो यूएनएप नहीं देता, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। इंडियन वुल्फ की दोस्तों बात करें तो इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपको वल्नरेबल देखने को मिलता है, इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपका इनकरेक्ट है। एक्साइज ऑस्ट्रा हिंद की बात करें तो यस, ये इंडियन आर्मी और आपकी ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच होती है, तो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।